मॉर्निंग क्लास 7, दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास ऑफ हिस्ट्री। अब तक जो आप हिस्ट्री पढ़ते रहे हैं और अब जो हम लोग 7th और 8th में हिस्ट्री पढ़ेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो वो सीरीज़ है पुराना, वो ख़त्म हो गया है। जो हमने 4 में पढ़ा, 5 में पढ़ा, 6 में पढ़ा, पर्सनैलिटी वाइज ज़्यादा पढ़ा था हमने। तो अब हम लोग क्लासिकल जो मेथड्स है उसके अकॉर्डिंग हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो आपकी जो बुक है, दिस इज़ योर बुक द वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री एंड सिविक्स। अगर आप लोगों ने नहीं ली है तो इस बुक को ज़रूर ले लें, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग बुक नहीं ख़रीदते हैं और सब चीज़ ख़रीदने का उनके पास पैसा होता है, डिड नॉट हैव मनी टू बाय बुक। इसमें आप देखिए, अब जो चैप्टर्स हैं वो आप देखिए, मिडीवल यूरोप, राइज एंड स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, द राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम। फिर यहाँ से द टर्किश इन्वेजन से लेके यहाँ तक इंडिया की हिस्ट्री है पूरी। और इसमें आपको कब टर्किश आए यहाँ पे, मुग़ल डायनेस्टी कैसे बनी, और उसके बाद सिविक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे मिडीवल यूरोप। मिडीवल क्या होता है? यूरोप तो आप जानते हैं, इट्स नेम ऑफ अ कॉन्टिनेंट, बट मिडीवल किसको बोलते हैं और कैसे मिडीवल के बारे में जानेंगे। क्या मिडीवल यूरोप है तो मिडीवल इंडिया भी है। तो वी विल लर्न ऑल दिस थिंग्स इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपको चैप्टर का जो नाम लिखा हुआ है वो आप देखेंगे, मिडीवल यूरोप और राइज एंड स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। अब ये आप लोगों ने 5 क्लास में जीसस क्राइस्ट के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्रिश्चियनिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ पढ़ी हैं। अब यहाँ क्रिश्चियनिटी है एंड यूरोप है। तो आप जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट वाज नॉट बॉर्न इन यूरोप, यूरोपियन नहीं थे वो, और क्रिश्चियनिटी जो है वो कोई यूरोपियन रिलीजन नहीं है। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। क्रिश्चियनिटी डिड नॉट ओरिजिनेट इन यूरोप, इट इज़ नॉट अ यूरोपियन रिलीजन। जीसस क्राइस्ट जो ईसा अलैहिस्सलाम जिनको कहते हैं, प्रॉफिट ईसा या यीशु कहते हैं, ही वॉज नॉट अ यूरोपियन। ये एशिया के थे, जो अरब रीजन है। अभी आप लोगों ने पैलेस्टाइन और इज़राइल का बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस पर सुना होगा, उस रीजन के थे वो। तो अब क्रिश्चियनिटी अभी मॉडर्न डे में ये समझा जाता है कि इट इज़ एन इम्पोर्ट फ्रॉम यूरोप, ये यूरोप से ही फैला है। बस सारे उसके जो आपके सिम्बॉल्स हैं, यूरोपियन सिम्बॉल्स दिखते हैं। इंडिया में भी क्रिश्चियंस हैं बहुत सारे। तो इंडिया में जो साउथ में क्रिश्चियंस हैं, वो क्रिश्चियंस, सीरियन क्रिश्चियंस और भी डिफरेंट नाम है उनका, वो क्रिश्चियंस जो हैं दे आर ओल्डर देन द यूरोपियन क्रिश्चियंस। आमतौर पे कहा जाता है कि यहाँ के भी क्रिश्चियंस बाहर से आए हैं, यूरोपियंस आए हैं, यूरोप से आए हैं। इंग्लैंड का जब यहाँ पे राज था, फ्रांस का राज था जब, तब जाके वो लोग कन्वर्ट हो गए। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, उसमें भी कन्वर्ट हुए होंगे, बट मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रॉफिट जीसस। और जब वो लोग यहाँ पर आए थे, उस टाइम में यूरोप में क्रिश्चियनिटी का कोई नाम लेने वाला नहीं था। तो अभी मिडीवल यूरोप में मतलब 3-4 चीज़ हम लोगों को अच्छे से देखना है कि मिडीवल क्या होता है, यूरोप क्या है, क्रिश्चियनिटी कौन सा रिलीजन है, कब स्टार्ट हुआ, और ये क्रिश्चियनिटी अल्टीमेटली यूरोप कैसे पहुंचा। फिर इसमें लास्ट में एक चैप्टर है, टॉपिक है कि ये क्रिश्चियनिटी वहाँ कैसे फैला, कैसे पूरे यूरोप में छा गया, और उसके बाद फिर फॉल कैसे हुआ यूरोप का। इसमें एक लास्ट में है रोमन एम्पायर का डिक्लाइन। तो ये कैसे डिक्लाइन हुआ, कैसे वहाँ नए लोग आए, कि एक सिटी है बहुत इम्पॉर्टेंट, कॉन्स्टेंटिनोपल, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में आपकी बुक में दिया हुआ है। तो उसका ज्योग्राफी क्या है, गोल्डन हॉर्न के बारे में दिया हुआ है, उसका क्या ज्योग्राफी है और उसकी क्या हिस्ट्री है। हम लोगों ने भी पहले ही पढ़ा था कि हिस्ट्री ऑफ अ प्लेस इज़ लिंक टू इट्स ज्योग्राफी। वो कहाँ पे लोकेटेड है उस पर बहुत डिपेंड करता है कि उसकी हिस्ट्री कैसी है। तो मेडिटेरेनियन के बारे में हमने पढ़ा कि बहुत इंपॉर्टेंट सी है, और ये सी इतना इम्पॉर्टेंट है कि काफ़ी सारे वॉर्स इसमें लड़े गए हैं, बहुत सारा ब्लडशेड हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। तो उसका क्या रोल है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और दुनिया जैसी बनी हुई है अभी। हम लोग आमतौर पर सोचते हैं कि हम लोग वहाँ यूरोप की हिस्ट्री पढ़ के क्या करेंगे, अमेरिका की हिस्ट्री जान के क्या करेंगे। तो एक्चुअली नो मैन इज़ एन आइलैंड। ऐसा नहीं है कि इंडिया अलग तरह से ग्रो कर रहा था और इजिप्ट अलग तरह से ग्रो कर रहा था, नहीं।
इंसानों के बीच में इंटरेक्शन होता रहा है, और वॉट एवर हैपेंड इन यूरोप सम वे इम्पैक्टेड द होल वर्ल्ड। अभी हम लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो द इम्पैक्ट। तो यूरोप में क्या हुआ और बगदाद में क्या हुआ, स्पेन में कॉर्डोबा में क्या हुआ, बैतुल हिकमा में क्या हुआ, इट इन्फ्लुएंस द होल वर्ल्ड। तो हम लोग हिस्ट्री को आइसोलेशन में भी नहीं पढ़ सकते हैं कि हम अपनी हिस्ट्री पढ़ लें, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ लें। इंडियाज़ हिस्ट्री इज़ इम्पैक्टेड बाय द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग अलग करके नहीं पढ़ सकते, अलग करके पढ़ेंगे तो हम लोग सही से समझेंगे नहीं। वी विल कंसिडर ओनली आर सेल्फ महान, सिर्फ हम लोग गलत फहमी में रहेंगे कि हम ही लोग महान हैं, जबकि हिस्ट्री पढ़ने का वो तरीका नहीं है। इसीलिए यूरोप की हिस्ट्री भी जानना ज़रूरी है। मिडीवल यूरोप को डार्क एज भी कहा जाता है। यूरोप का एक इसका आगे वाला पोर्शन जो लेटर मिडीवल है उसको हम लोग डार्क एज कहते हैं, अंधकार युग, मतलब अंधेरे में था यूरोप। तो रोमन, ये जो यूरोप है वहीं पे रोम है। रोम के बारे में आप लोगों ने 3 या 4 क्लास में पढ़ा है हिस्ट्री में कि रोम कैसे बना, और इट वेंट ऑन टू बिकम द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सिटी स्टेट और एम्पायर बना। तो इतना बड़ा बना, वो भी यूरोप है। और वो रोमन एम्पायर फिर ख़त्म हुआ मिडीवल यूरोप में आगे, और वहाँ नॉलेज कितना आगे था रोम में, रोम और ग्रीस में, इटली में बहुत आगे था। और फिर बाद में इटली, रोम इज़ नाउ द कैपिटल ऑफ इटली। फिर बाद में वो कैसे नीचे आ गया, इट केम डाउन, क्रशिंग डाउन, दूसरे सिविलाइजेशंस आगे आए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर हुई हैं। तो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द मिडीवल यूरोप, कैसा कल्चर था वहाँ पे। रिलीजन तो आप जान ही रहे हैं कैसे फ्लॉरिश किया, कौन कौन बड़े लोग थे उस टाइम में यूरोप में फैलाने वाले इसको, और क्या पॉजिटिव चेंजेस लाया इस रिलीजन ने वहाँ पे। फिर किस वजह से ये जो पूरा जो सिविलाइजेशन था यूरोपियन, ये जो पूरा कल्चर था, ये पूरा धड़धड़ा के नहीं होता गिर जाना, और ये इट फेल डाउन, क्या क्या रीजंस थे, तो ये हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पहला वर्ड है, समझते हैं मिडीवल। मिडीवल क्या है, उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि व्हाट इज़ हिस्ट्री। और हिस्ट्री से भी पहले है प्री हिस्ट्री। दिस वी हैव लर्न ऑलरेडी इन क्लास 4। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। प्री हिस्ट्री क्या है, द इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं पास्ट में, ऑफ विच देर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स। रिटन रिकॉर्ड्स, लिखना बहुत बाद में सीखा इंसानों ने। कैसे लिखना सीखा ये हम लोग पढ़ चुके हैं, हायरोग्राफिक्स एंड ऑल दैट। इजिप्ट में कैसे सीखा, पिक्चर राइटिंग से कैसे सिंबल राइटिंग पे आए। तो लिखना सीखने से पहले, पेपर के डिस्कवरी से पहले, इंस्क्रिप्शंस वगैरह से पहले, वो जो पीरियड है दैट इज़ कॉल्ड प्री हिस्ट्री। तो ये हो गया बिफोर मैन इन्वेंटेड राइटिंग। अच्छा, ये है हिस्ट्री। तो रिटन रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स, रिटन रिकॉर्ड है इवेंट्स का। जो भी इवेंट्स हुए हैं दुनिया में उसका किसी न किसी फॉर्म में रिटन रिकॉर्ड्स है। अब रिटन रिकॉर्ड्स बहुत सारे फॉर्म्स में हो सकते हैं। इंस्क्रिप्शंस हो सकता है, पत्थर पे लिखा हुआ हो सकता है, पत्थर पे खुदा हो सकता है, कार्विंग हो सकता है, चमड़े पे लिखा हो सकता है, बुक्स हो सकती है, ट्रैवलॉग्स हो सकता है, ट्रैवलर्स ने अपने बारे में लिखा, इब्न बतूता, बेरोनी, इस टाइप के बहुत सारे, मार्को पोलो, ये लोग कहीं गए, इन लोगों ने डिटेल्स लिखा तो वो हम तक पहुंचा। तो जो राजाओं ने, किंग्स ने जो फरमान जारी किया वो हम तक किसी तरह पहुंचा। तो दीज आर डिफरेंट मेथड्स। जो क्रॉनिकल्स हैं, जो राजाओं के कोर्ट के, उनके महलों के रिकॉर्ड्स हैं, वॉट एवर इज़ रिटन इन एनी फॉर्म, इन एनी लैंग्वेज, अगर वो किसी चीज़ की हिस्ट्री, किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, इवेंट, पास्ट इवेंट के बारे में, तो डेट विल कम अंडर हिस्ट्री। तो अब हिस्ट्री बहुत बड़ा है, मतलब काफ़ी सारा, हज़ारों साल पहले इंसानों ने राइटिंग सीखा। तो हम लोग अपने सहूलत के लिए हिस्ट्री को अलग अलग पार्ट्स में बांटते हैं। तो यूरोपियंस ने अपनी हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा। हिस्ट्री को जो रिटन टाइप है उसको इन्होंने, दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इट इनटू 3 पार्ट्स। एक को बोलते हैं ये एंशियंट, एक को बोलते हैं ये मिडीवल, और एक को बोलते हैं मॉडर्न। एंशियंट हो गया पुरानी हिस्ट्री, पुराने ज़माने की हिस्ट्री, बहुत पुराना, जब लोगों ने इंसान बहुत ही लोअर स्टेट ऑफ सिविलाइजेशन में था, बहुत ज़्यादा उसके रिकॉर्ड्स हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको बोलते हैं एंशियंट। अब एंशियंट हिस्ट्री में आपको रोम कैसे बना, ग्रीस कैसे बना, और चाइना के बारे में, फिर इंडिया के हड़प्पा एंड ऑल दैट के बारे में, ये सब चीज़ें एंशियंट में आती हैं। तो ये एंशियंट हिस्ट्री वाला पीरियड हो गया।
उसके बाद वाला जो पीरियड है यूरोपियंस ने उसको बांटा, ये 5th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक, 15th सेंचुरी तक इसको उन्होंने बोला मिडीवल, मतलब मिडिल पीरियड। ये इनके यहाँ डार्क एजेस माना जाता है, मतलब इसमें डार्क एजेस मतलब रोशनी जो है, नॉलेज की रोशनी कम थी, लोग आपसी झगड़ों में पड़े हुए थे, समाज जो है बिखर रहा था, टूट रहा था, परेशानियाँ ज़्यादा थी, नॉलेज को जिस तरह से स्प्रेड करना चाहिए वो स्प्रेड उसका रुक गया था। मतलब यूरोप एक गड्ढा की तरह बदल गया था, जिसमें गंदा पानी है, उसमें कीड़े मकोड़े सिर्फ पैदा हो रहे हैं। पहले यूरोप एक फ्रेश वाटर की तरह था, जिसमें नए नए फ्लावर्स आते थे जो अच्छी स्मेल देते थे, देखने में अच्छे लगते थे, आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो यूरोप एक गड्ढा बन गया था, तो ये डार्क एजेस है। और इंडिया में 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक, सी तक कहते हैं, मतलब ये हो गया आपको 1400 के लास्ट तक, ये हो गया 5th सेंचुरी 400 से लेके इतना, ये 1000 साल का पीरियड है करीब करीब, जिसको इन्होंने मिडीवल पीरियड, इसमें जो भी इवेंट्स हुए हैं उसको हम लोग बोलते हैं द इवेंट्स दैट हैपेंड इन द मिडीवल पीरियड। अब ये एक तरीका है बांटने का कि हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पीरियड्स, टाइम पीरियड्स, ठीक है ना। ये 5th सेंचुरी से पहले का एंशियंट, 15th सेंचुरी के बाद का मॉडर्न। अब इसको 15th सेंचुरी पे ही क्यों रखते हैं और ये किस बेस पे 3 पार्ट में बांटा, हाउ डिड व्हाट, कौन सा क्राइटेरिया था जिस पे हमने बेस किया कि चलो अब ये एंशियंट खत्म हुआ, मिडीवल शुरू हुआ, मिडीवल खत्म हुआ, मॉडर्न। तो ये बांटने का भी, डिस्ट्रीब्यूट करने का भी बेसिस क्या है। जैसे हम लोग क्लासेस में बांटते हैं बच्चों को, 6 में कौन बैठेगा, 7 में कौन बैठेगा, तो वी हैव सर्टेन क्राइटेरिया कि एक सेट ऑफ सिलेबस किसी को आता है तो हम उसको उस क्लास में भेजते हैं। तो अकॉर्डिंगली एंड सिमिलरली वी डिस्ट्रीब्यूट हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स बेस्ड ऑन 3 पैरामीटर्स। 3 पैरामीटर है इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का। 3 पार्ट में हिस्ट्री डिवाइडेड है, पीरियड्स में, टाइम पीरियड्स में, और उसको डिवाइड करने का 3 पैरामीटर है कि हाउ डू वी डिवाइड देम इनटू दीज 3 पीरियड्स। तो पहला उसमें आ जाता है सोसाइटी पैरामीटर्स, दूसरा आ जाता है पॉलिटी, और तीसरा आ जाता है इकोनॉमी। ये याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है, बुक में आपके दिया हुआ है। दीज आर द पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी डिस्ट्रीब्यूट हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स। सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी। सोसाइटी मतलब हो गया समाज, समाज में हो गया कि लोग कैसे रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं तो समाज में इंस्टीट्यूशंस होता है, फैमिली होती है, मैरिज होता है, लोग इंटरेक्शन करते हैं, लोगों का फंक्शंस होता है, लोगों के फेस्टिवल्स होते हैं, लोग गांव में रहते हैं तो उसमें एक स्ट्रक्चर होता है, और फिर एक गांव की एक प्लानिंग होती है, फिर विलेजेस होता है, और अगर ये बड़ा समाज हो जाता है तो फिर इसका गवर्नेंस का स्ट्रक्चर होता है कि सरकार कैसे बनेगी, पावर किसके हाथ में रहेगा, समाज में आपको रिलीजन भी आ जाता है। तो सोसाइटी में क्या मेजर चेंजेस हुआ, पॉलिटी, गवर्नेंस में क्या मेजर चेंजेस हुआ, जो गवर्न करने का तरीका होता है। जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, अभी हम लोग इलेक्शन होता है, सरकार चुनते हैं, म्यूनिसिपैलिटी में चुनते हैं, मुखिया को चुनते हैं, जिला परिषद को चुनते हैं, एमएलए एमपी को चुनते हैं, फिर एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, फिर गवर्नमेंट का स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, एम्प्लॉइज़ हैं, डीएम है, एसपी है, पूरा एक सेटअप है, और उसके अकॉर्डिंग सब एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक लॉ है, उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ चलता है, पूरा समाज चलता है कानून के अकॉर्डिंग। ये हो गया पॉलिटी, गवर्नेंस। इससे पहले कभी राजाओं का था, कभी खिलाफत था, कभी ज़मींदारों के कंट्रोल में था सब चीज़, तो कभी रिलीजियस लीडर के कंट्रोल में था, उनकी फ़ौज होती थी, तो अलग अलग तरह का गवर्नेंस रहा है। तो सोसाइटी, पॉलिटी मतलब रूल कैसा हो रहा है, गवर्नर कैसे गवर्न कर रहे हैं लोग अपने आप को, इकोनॉमी जो पैसा जनरेट हो रहा है, मनी, इकोनॉमी इज रिलेटेड टू मनी, मनी जनरेशन, जो पैसा जनरेट हो रहा है, वेल्थ जनरेट हो रहा है, दौलत जनरेट हो रही है, जो लोगों के बीच में चीज़ों का लेन देन हो रहा है। जैसे आपके पास गेहूँ बहुत है, लेकिन आप पूरे साल गेहूँ नहीं खाइएगा, आपको तेल भी चाहिए, आलू भी चाहिए, तो अभी हम लोग ख़रीद लेते हैं, अभी हम लोग उसको किसी को देते हैं, उसके बदले में हमको कुछ पैसा देता है वो, उससे हम जाकर आलू भी खरीदते हैं, उससे हम लोग किताब भी खरीदते हैं, उससे मिठाइयाँ भी खरीदते हैं। क्या ये पैसा कब डिस्कवर हुआ, उससे पहले क्या था, उससे पहले लोग एक्सचेंज करते थे, बार्टर सिस्टम था, मतलब आपके पास बहुत सारा गेहूँ है और आपके दोस्त के पास बहुत सारा दाल है, तो कुछ गेहूँ आपने उसको दे दिया, कुछ दाल उसने आपको दे दिया। तो इस तरह से लोग इकोनॉमिकली इंटरेक्ट करते हैं। तो जिसके पास कोई इंपॉर्टेंट चीज़ ज़्यादा होती है वो अमीर हो जाता है। तो ये 3 बेसिस है, 3 क्राइटेरिया है बेस्ड ऑन विच वी डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट टाइम पीरियड्स। के सोसाइटी में अगर कोई मेजर चेंज हुआ
पॉलिटी में, गवर्नेंस में कोई चेंजेस हुआ, और इकोनॉमी में मतलब लोगों के बिजनेस करने के तरीका में अगर मेजर चेंजेस हुआ है तो हम कहते हैं कि न्यू पीरियड में वो चला गया है। जैसे एंशियंट में एक अलग तरह की सोसाइटी थी, अब उसमें सोसाइटी में चेंजेस आया, यहाँ पे पॉलिटी में चेंजेस आया, इकोनॉमी में चेंजेस आया, तो इसके बाद वाले पीरियड को मिडिवल पीरियड बोलते हैं। फिर यहाँ पे एक मेजर चेंज आया है जो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसके बारे में हम लोग को बाद में डिटेल में पढ़ना है। ये एक बहुत मेजर चेंज था जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। जैसे अभी एक बीमारी आई हुई है कोरोना, जिसके वजह से पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गया है, तो उसी तरह से एक बीमारी भी आई थी यहाँ पे, एक प्लेग एक बीमारी आई थी यूरोप में जिसमें बहुत ज़्यादा लोग मर गए थे, और उसी टाइम में एक वहाँ रिवॉल्यूशन भी आया था। इन एवरीथिंग हैज़ अ टू साइड्स, हर स्टोरी का दो साइड होता है। हम लोग एक साइड को देख कर चलते हैं। ये पॉजिटिव साइड था, लोग कम हो गए थे वहाँ पे, और होती है कुछ भी, कोई हादसा होता है, कोई मेजर शिफ्ट होता है अर्थ पे, तो उसका वर्ल्ड पे, तो उसका दो साइड होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव साइड था, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बीमारी आई थी मिडिवल यूरोप के लास्ट में, प्लेग, और उसमें लोग बहुत कम हो गए थे, काम करने वाले लोग बहुत कम हो गए थे, और उस वक्त साइंस थोड़ा लोगों ने पढ़ लिया था और लोगों ने मेहनत करना शुरू किया कैसे कम लोगों की मदद से मैक्सिमम काम कर पाएँ। तो मशीन्स डिस्कवर होना शुरू हुई, पावर मशीन्स डिस्कवर होना शुरू हुई, और फिर एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसमें बड़ी बड़ी मशीन्स बनी। वो उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है बाद में, कि उसने एक सोसाइटी में मेजर चेंजेस किया, क्रिश्चियनिटी में चेंजेस किया, गवर्नेंस में चेंजेस लाया बहुत बड़ा। तो यहाँ पे एक मेजर चेंज आया था। तो एक मेजर शिफ्ट था तीनों चीज़ों में, यहाँ पे एक मेजर शिफ्ट था तीनों चीज़ों में। यहाँ पे वो मेजर शिफ्ट बोलते हैं कि 18th सेंचुरी के बाद आया इंडिया में। दिस इज़ अबाउट इंडिया, दिस इज़ अबाउट यूरोप। इस चैप्टर में हम लोग यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या हिस्ट्री को अलग अलग पीरियड में बांटने का क्या यही एक तरीका है कि तीन ही मेथड्स हैं, तीन ही पीरियड्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एंशियन, मिडिवल, मॉडर्न, या और भी मेथड्स हैं? येस, देयर आर मेनी मेथड्स। यूरोपियंस ने इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। इंडिया की हिस्ट्री को भी यूरोपियंस ने एंशियन, मिडिवल, मॉडर्न में, किसी ने हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश और फिर डेमोक्रेटिक, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीके से, वो ओनली वन मेथड से यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। ये हिस्टोरियंस का, एक सोसाइटी का देखने का तरीका है कि वो हिस्ट्री को कैसे, कब वो माने कि मेजर शिफ्ट हो गया। अरब की हिस्ट्री है, अलग तरीके से लिखते हैं वो। प्रॉफिट मोहम्मद के बर्थ से पहले उनका हाल दूसरा था, उनके बर्थ के बाद दूसरा हाल था, फिर उसके बाद उनकी खिलाफत जब ख़त्म हो गई तब उनका हाल। तो दे हैव डिफरेंट सेट ऑफ पीरियड्स। तो ये यूरोपियन हिस्ट्री में है, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। तो आपको ये याद रखना है, प्री हिस्ट्री, तो द इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट ऑफ विच देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स, वी कॉल इट प्री हिस्ट्री। एंड द इवेंट दैट हैपेंड इन द पास्ट ऑफ विच देयर आर रिटन रिकॉर्ड्स, किसी न किसी फॉर्म में रिटन रिकॉर्ड है, लिखा हुआ है, विल कॉल इट हिस्ट्री। हिस्ट्री बेसिकली, यूरोपियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। टाइम पीरियड हम लोग टाइम के लिए यूज़ करते हैं, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, 3 पीरियड में डिवाइड कर दिया है। क्या बेसिस था डिवाइड करने का, पैरामीटर्स क्या थे, ऑन व्हाट बेसिस दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू दीज 3 पीरियड्स? सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी। सोसाइटी हो गया समाज, समाज में लोग कैसे रह रहे हैं, कौन सा रिलीजन है, क्या उनका कस्टम्स है, क्या इंस्टीट्यूशंस हैं, कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, कैसे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक दूसरे को। दूसरा हो गया पॉलिटी। पॉलिटी मतलब गवर्नेंस क्या है, वो लोग आपस में रहते हैं तो क्या कानून कायदा है, कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, क्या कोई रूल ऑफ लॉ है कि नहीं, या माइट इज़ राइट ही चल रहा है। माइट इज़ राइट भी एक तरह का रूल है, क्या वही रूल प्रैक्टिस हो रहा है या कुछ और भी, दे केम आउट विथ समथिंग मोर। और समाज में फिर देखना है कि राइटिंग कितनी डेवलप हुई, समाज क्या क्या चीज़ बना पा रहा है, कैसे कपड़े पहन रहा है, कैसा घर बना रहा है, उसके वो लिंक हो जाती है फिर पॉलिटी से, और सब कुछ लिंक हो जाती है फिर इकोनॉमी से। इकोनॉमी मतलब समाज में वेल्थ कैसे जनरेट हो रहा है, लोग बिजनेस कैसे कर रहे हैं, कोई अमीर कोई गरीब कैसे हो रहा है, लोग कैसे एक दूसरे से काम ले रहे हैं, कैसे एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। तो दीज आर 3 पैरामीटर्स, सोसाइटी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। सोसाइटी, समाज, हाउ पीपल आर लिविंग इन विलेजेस, इन टाउन्स, इन सिटीज़। पॉलिटी, हाउ दे आर बीइंग गवर्नड। Economy, how they are earning, they are generating wealth. So these are 3 parameters based on which history has been divided into 3 periods, ancient, medieval, modern.
अब हम लोग का जो चैप्टर है दैट इज़ मिडिवल यूरोप, तो हम लोगों को इस चैप्टर के बारे में यहाँ पे पढ़ना, इस टॉपिक के बारे में। वी आर नॉट गोइंग टू रीड अबाउट एंशियन वी हैव ऑलरेडी रेड एंशियन यूरोप, जो हम लोगों ने ये रोम, ग्रीस, ये सब पढ़ा है, सोक्रेट्स, होमर एंड ऑल दैट, रोमुलस, ये एंशियन था। ये मिडिवल में पढ़ेंगे वहाँ कौन लोग हैं, और अभी मॉडर्न भी हमारे इस चैप्टर के सिलेबस में नहीं है। तो अब हम लोग आ जाते हैं कि यूरोप में इकोनॉमी क्या थी, कैसी इकोनॉमी थी। तो इकोनॉमी बहुत शॉर्ट में आप कहेंगे, अब 3 पैरामीटर्स हमने लिया था, सोसाइटी, दूसरा लिया था गवर्नेंस जो आप पॉलिटी कहते हैं, और तीसरा हमने लिया था इकोनॉमी। ये पैरामीटर्स हैं। तो अब हम मिडिवल यूरोप में देखते हैं कि ये सोसाइटी कैसी थी, सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था। इनको मिला के हम लोग बोलते हैं सोशियो पॉलिटिकल, मतलब समाज और पॉलिटिक्स लिंक्ड है, तो इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं सोशियो पॉलिटिकल। तो ये कैसा स्ट्रक्चर था, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। अभी मैं बिल्कुल शॉर्ट में समझा देता हूँ। और उसके बाद इकोनॉमी कैसी थी। इससे पहले हम लोग ये समझ लें कि ये सारा जो मिडिवल यूरोप के बारे में हमारे पास जानकारी जो आई है, वॉट एवर वी नो अबाउट मिडिवल यूरोप, हाउ डू वी नो इट। तो मिडिवल यूरोप जो पढ़ रहे हैं, इट वॉज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, रिटन रिकॉर्ड्स हैं। तो रिटन रिकॉर्ड्स हमारे पास जो हैं वो कितने हैं, और अनरिटन भी कौन से हैं। तो जैसे मॉन्यूमेंट्स है, उस टाइम के मॉन्यूमेंट्स हमको मिले हैं। तो मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग्स को बोलते हैं, ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द पास्ट, या फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने डिग किया है, खोदा है उस टाइप की, उस टाइप के उस ज़माने की चीज़ों को। एंड देर आर मॉन्यूमेंट्स विच आर स्टिल इरेक्ट, जो अभी तक हैं, उनको स्टडी किया है। तो पहला काम तो हमने ये किया है। दूसरा, हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स आ गए। रिटन रिकॉर्ड्स क्या आ गए हैं, बहुत सारे ट्रैवलर्स थे उस टाइम के, उन्होंने वहाँ के बारे में डिटेल लिखा है। मिडिवल यूरोप में जो किंग्स थे उनके क्रॉनिकल्स हैं, उनके ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, उन्होंने अपने बारे में लिखा है। बायोग्राफीज़ हैं, दूसरे लोगों ने, उनके दरबारियों ने, उनके वज़ीर ने, उनके समाज में रह रहे दूसरे शायरों ने, राइटर्स ने अपने राजा के बारे में, अपने समाज के बारे में लिखा है। तो वी हैव ऑल दोज राइटिंग्स, वी हैव क्रॉनिकल्स, वी हैव मैप्स, एंड वी हैव सो मैनी थिंग्स, ऑटोबायोग्राफीज़, जो हम तक पहुंचा है, जिसकी मदद से हम ये समझ पाए हैं कि उस वक्त सोसाइटी कैसी थी, पॉलिटी क्या था, और इकोनॉमी कैसी थी। इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था उस टाइम में, और वो समाज को कैसे इन्फ्लुएंस करता था। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट को लें तो इससे एक सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ मिडिवल यूरोप, ये आपको दिखने को मिलेगा। तो एक डायग्राम है जो आपको याद होना चाहिए, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। इसको बोलते हैं ये फ्यूडल सिस्टम पिरामिड, फ्यूडल सिस्टम, इसी को बोलते हैं सर्फडम। ये बिल्कुल याद होना चाहिए। दिस वॉज द सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम प्रैक्टिस्ड इन मिडिवल यूरोप। मिडिवल यूरोप में जो समाज था, जो पॉलिटिक्स था, जो गवर्नेंस था, वो इस तरह का एक पिरामिड बना हुआ था। पिरामिड से आप समझ सकते हैं, और उस सिस्टम का नाम था फ्यूडल सिस्टम। तो ये आंसर आ गया। व्हाट काइंड ऑफ सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम वाज इन प्रैक्टिस इन मिडिवल यूरोप। तो इट वाज अ फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम था या सर्फडम था। अब इसमें क्या होता था, इस सिस्टम में सबसे ऊपर होता था किंग, राजा होता था, और राजा भगवान के बाद, खुदा के बाद होता था। कि सब वो कुछ लोग तो समझते थे कि राजा ही गॉड है, किंग ही गॉड है, और कुछ लोग कहते थे कि किंग का अपॉइंट किया हुआ है ये, इसीलिए आप इसको हटा नहीं सकते हैं। तो इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी था, रिलीजियस हेड भी होता था ये। और राजा की सारी ज़मीन होती थी, पूरे जो यूरोप में जिस भी समाज का राजा होगा, जिस भी एरिया का, वो सारी ज़मीन अभी होता है। जैसे अब इंडिया में हम रह रहे हैं, तो सारी ज़मीन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी की तो नहीं है, हमारी ज़मीन है, आपकी ज़मीन है। उस टाइम में ओनर जो होता था ज़मीन का, पूरी ज़मीन का, वो राजा होता था। राजा जो है अपनी ज़मीन को कुछ लोगों में बांटता था, उसको बोलते थे लॉर्ड्स। तो ये सबसे ऊपर हो गया किंग। ये समाज में कम लोग थे, बहुत कम लोग थे, इसलिए छोटा सा दिखाया गया है इसको। उससे ज़्यादा होते थे लॉर्ड्स, उसमें आ जाते थे बिशॉप्स, बैरन्स, ये जनरली रिलीजियस लीडर्स होते थे। राजा क्या करता था, अब इनका अलग अलग इन्फ्लुएंस होता था। कोई बाबा है, कोई बहुत बड़े बड़े सूफ़ी हैं, उनका इन्फ्लुएंस है, उनके 10,000 20,000 फॉलोअर्स हैं, तो इनका अपना अपना इन्फ्लुएंस फील्ड होता था। राजा अपनी ज़मीनों को इन लोगों के हवाले करता था कि तुम लोग जो है, इस ज़मीन को मैं तुमको दे रहा हूँ 50 बीघा, 50 एकड़ तुमको दे रहा हूँ,
तुम जब दूसरे लोग जो हमला करेंगे हमारे ऊपर, जब दूसरा किंग हमारी ज़मीन छीनने आएगा, तुम हमको हेल्प करना, तुम हमारी मदद करना, और जो तुम्हारा रेवेन्यू जनरेट होगा, जो तुम्हारा वहाँ प्रोड्यूस होगा, वहाँ धान गेहूँ मकई होगा, उसका कुछ पोर्शन लाकर हमको देना। तो राजा से लिंक्ड होते थे लॉर्ड्स, ये थोड़ा ज़्यादा होते थे। राजा अगर एक एरिया में एक है तो 10-20 उसके लॉर्ड्स और बिशॉप्स होते थे। वो पूरी ज़मीन को होती थी राजा की ज़मीन, इन लोगों को दे रहता था, वो लीज पे दे दिया। चलो, अब ये लोग खुद भी कामचोर थे, ये लोग लड़ते नहीं थे, ये लोग दूसरे से लड़ने नहीं जाते थे। इन लोगों ने लड़ने के लिए लोगों को पाल रखा था, और वो कुछ ज़्यादा थे, उनको बोलते हैं हम लोग नाइट्स, KNIGHT, फाइटर्स थे ये। तो ये क्या करते थे, ये सारे लॉर्ड्स बिशप अपने अपने नाइट्स को कुछ ज़मीन देते थे। इस ज़मीन के बदले में नाइट्स क्या करते थे, जब लड़ाई होती थी, जब राजा कॉल करता था कि चलो लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, अब तुमको चलना है, तो ये सारे नाइट्स को, फाइटर्स को बुलाते, लड़ने का काम नाइट्स करते थे। तो ये हथियार वगैरह लेकर आते थे। तो ये किस लिए जाएंगे, फ्री में तो नहीं जाएंगे, तो इनको पहले ही से लैंड दिया होता था। तो बिशॉप्स के पास, लॉर्ड्स जो होते थे, इनके पास दो तरह की ज़मीन होती थी। एक तो खुद करवाते थे ये पीजेंट से, जो किसान होते थे एक्चुअल में, जो खेत में न तो ये जाता था, न ये जाता था, न ये जाता था, ये लड़ने के लिए जाता था, लड़ाई नहीं होती है तो बैठा रहता था ये। और ये लॉर्ड्स जो हैं, ये भी ऐश करते थे, शेर व शायरी करते थे, अपने लोगों को समझाते थे, सुनाते थे, कहानियाँ सुनाते थे, और आराम की ज़िंदगी, कंफर्टेबल लाइफ जीते थे, और किंग भी लग्जरियस लाइफ जीता था। नाइट्स क्या करते थे, नाइट्स अपनी ज़मीन को बांट देते थे पीजेंट्स में। पीजेंट्स मतलब हो गया किसान, सबसे नीचे होते थे ये लोग। और ये पीजेंट्स जो होते थे सर्व्स के तरह होते थे, ये गुलामों की तरह होते थे। हर नाइट के पास कुछ 500-600 पीजेंट्स हुआ, उनका एक सेट ऑफ पीजेंट्स होता था। एक्चुअल जो काम करते थे, फार्मिंग, खेती वगैरह करते थे, वो पीजेंट्स करते थे। तो फील्ड में काम ये करते थे, ये होते थे नाइट्स के अंडर में, नाइट्स होते थे लॉर्ड्स के अंडर में, और सारे लॉर्ड्स होते थे किंग के अंदर में। इस सिस्टम को बोलते हैं, ये 1 2 3 4 टायर का सिस्टम है, जिसमें किंग कम हुआ, उसके 10-12 लॉर्ड्स हो गए, और हर लॉर्ड के 5-5 6-6 नाइट्स हो गए, और हर नाइट के पास 500-600 पीजेंट्स हो गए। एक्चुअल वर्क करता था पीजेंट, ये किसान जो हुआ, फार्मर। अब बोले किसान क्या, वहाँ तो फैक्ट्री भी हो सकती थी। उस टाइम में जो इकोनॉमी थी, दैट वाज रूरल, और मेन प्रॉपर्टी जो थी लैंड थी। लैंड वाज द प्राइम प्रॉपर्टी। सारा प्रॉपर्टी, अभी तो बहुत सारा प्रॉपर्टी का बहुत सारा तरीका, अभी तो बहुत सारी कंपनीज चलती हैं ऑनलाइन, अमेजन है, अलीबाबा है, सब, उनके पास कुछ भी नहीं है, दूसरे का सामान बनाते हैं, दूसरे को डिलीवर करते हैं, बीच में पैसा कमाते हैं। यू नो दैट, आप भी अमेजन से सामान मंगाते हो, उनका प्रोडक्शन हाउसेज वगैरह नहीं है, तो प्रॉपर्टी उनके पास ऐसी नहीं है कि कुछ कहीं आपको दिख जाएगी, बट दे हैव वेल्थ। उस टाइम में प्रॉपर्टी का मतलब था लैंड, जिसके पास जितना लैंड है उसके पास उतनी प्रॉपर्टी है। और लैंड में क्या होता था, खेती होती थी। तो इकोनॉमी वॉज रूरल। इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री थी वो कुछ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, पावर मशीन्स वगैरह की इंडस्ट्री नहीं थी, उसी को प्रोसेस करते थे। जैसे अब वो बना है, गन्ना बना है तो उससे जूस निकाल लिया, और उसी तरह से मैंगो है, फ्रूट्स है, तो उसका पिकल बना लिया, जैम बना लिया, इस तरह की इंडस्ट्री थी। तो एवरीथिंग वाज लिंक्ड टू रूरल इकोनॉमी, रूरल स्ट्रक्चर। तो उसमें सारा काम जो होता था वो पीजेंट करते थे। तो सबसे ज़्यादा काम करते थे पीजेंट्स, एक्चुअल में काम करते थे पीजेंट्स, और सबसे बुरी हालत पीजेंट्स की थी। सब इनको नाइट्स एक्सप्लॉइट करते थे बुरी तरह से, इनको बिशॉप्स एक्सप्लॉइट करते थे, इनको किंग्स एक्सप्लॉइट करते थे। और सब जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे लैडर में, इस सीढ़ी में जैसे जैसे ऊपर आप चढ़ते जाएंगे, वैसे लग्जरी, ऐशो आराम बढ़ता जाता था। जैसे जैसे आप फॉल करते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे, वैसे परेशानी बढ़ती जाएगी। और सबसे ज़्यादा परेशान थे ये पीजेंट्स, और पीजेंट्स की विमेन जो थी, जो उनकी लेडीज़ थी, औरतें थी, वो तो और ज़्यादा परेशान थी। तो ये था फ्यूडल सिस्टम यूरोप का। यूरोप का जो सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, किंग के पास सारा राइट था, कोई रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता था, किंग ने जो बोल दिया वही लॉ होता था। बहुत सारी चीज़ें किंग के कंट्रोल में थी, बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली लॉर्ड्स के कंट्रोल में थी, तो उनका अपना अपना एरिया था, उन्होंने जो बोल दिया वो लॉ हो गया। आदमी के जान की, नीचे वाले इन लोगों के जान की कोई कीमत नहीं होती थी। दिस काइंड ऑफ सोसाइटी वॉज देयर इन मिडीवल यूरोप, इसीलिए उसको डार्क एज भी कहा जाता है। तो आप 3-4 चीज़ें में याद रखना, दिस पिरामिड यू हैव टू लर्न, दिस इज कॉल्ड फ्यूडल सिस्टम। इस सिस्टम में सबसे ऊपर होता है किंग, उसके अंडर में होते हैं बहुत सारे लॉर्ड्स, लॉर्ड्स के अंदर में बहुत सारे नाइट्स होते हैं, और नाइट्स के अंदर में पीजेंट्स होते हैं। एक्चुअल वर्क पीजेंट करते हैं। इकोनॉमी कैसी है, तो रूरल है। लैंड इज़ द प्राइम प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी लैंड ही के फॉर्म में होता था लोगों के पास।
और सबसे ज़्यादा काम करते थे पीजेंट, सबसे बुरी हालत इनकी थी, ये गुलामों की तरह रहते थे, सर्फ्स की तरह रहते थे। तो दिस वॉज द पॉलिटिकल सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम एंड इकोनॉमी वॉज रूरल, प्योरली रूरल इकोनॉमी थी, फार्मिंग पे बेस्ड थी, खेती पे बेस्ड थी। तो इसमें 2 क्वेश्चन आ गए हैं आपको कि सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, इकोनॉमी कैसा था। इसमें क्वेश्चन आता है आपको बनाने के लिए कि फ्यूडल सिस्टम बताओ, फ्यूडल सिस्टम समझाओ। तो ये फाइटर्स हैं, ये लोग फाइटर्स हैं। तो आपको जो डॉक्यूमेंट दिया है आप उसको नोट भी कर लेंगे, उसको पढ़ भी लेंगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ तक हम लोग इस वीडियो में रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जीसस क्राइस्ट कहाँ पैदा हुए, वो इम्पॉर्टेंट है, वो मैप वगैरह हम लोग देखेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूरोप में कैसे पहुँच गया उनका रिलीजन। वो तो एशियन थे, मेडिटेरेनियन से आप और ईस्ट में जाएंगे, इजिप्ट है, आप इजिप्ट से, ये इजिप्ट है, दिस इज़ मेडिटेरेनियन, ये एशिया, यहाँ पे सुएज़ कैनाल के लिए लोगों ने गड्ढा खोदा है। आप इधर जाइएगा तो यहाँ पे आपको है पैलेस्टाइन एंड जेरूसलम एंड नज़ारेत, बेथलेहम, यहाँ पैदा हुए हैं। और यूरोप यहाँ है, तो यहाँ से क्रिश्चियनिटी कैसे यहाँ पहुँची, कौन लेकर गया। अब इतना लेकर चला गया, इतने क्रिश्चियंस हो गए हैं कि लोग समझते हैं कि क्रिश्चियनिटी इमर्ज इन यूरोप, यूरोप में ही फैला। तो ऐसा नहीं है, इधर से लोग इधर भी गए थे। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और उसके बाद थर्ड वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिक्लाइन कैसे होता है रोमन एम्पायर का।